गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। आपका जो सिक्स्थ एग्जाम है एलएलबी सेकेंड ईयर वालों का, उसकी ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है। यह श्रम एवं औद्योगिक विधि, इसके संदर्भ में आज इसकी हम फर्स्ट वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को, जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जो है उनको लाइक कर दिया करें, ठीक है। लाइक से क्या होता है, रैंकिंग में आ जाती है वीडियो, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को जरूर कर दिया करें जब भी मेरी वीडियो आती है, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि भारत में श्रम कल्याण संबंधी जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या दिए गए हैं। उन संवैधानिक प्रावधानों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम्म तो सबसे पहली बात तो इसमें स्पष्ट रूप से यही है कि भारत जो गणराज्य है वो सर्व प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित है। यानी इसमें क्या है, लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं जो हमारे संविधान में वर्णित हैं। और साथ ही जो संविधान का भाग 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं जो इस संदर्भ में या फिर आपके इस सब्जेक्ट के रूप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कल्याणकारी प्रबंध है लोगों के संदर्भ में। और चाहे वो एक तरह से विकासात्मक रूप में देखे जाएं, विकासात्मक रूप में, ठीक है। और श्रम कल्याण के उद्देश्य के रूप में वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपका भाग 4, ठीक है। और इस संविधान की आत्मा भी कहा गया है भाग 4 को। तो इसके बाद में अब डिस्कस करते हैं ये जो संवैधानिक प्रावधान है श्रम कल्याण से संबंधित, उसके मुख्य प्रावधान क्या है उनको देख लेते हैं, संवैधानिक प्रावधानों को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बेगार बेगार प्रतिषेध, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 जो है वो मुख्य रूप से मानव के दुर्व्यापार, एक तो दुर्व्यापार, इसको ट्रैफिकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। दुर्व्यापार और बेगार, इन दोनों को अनुच्छेद जो 23 है वो प्रतिषेध करता है, ठीक है। इसको इस पे एक तरह से इस प्रकार की कृत्यों को दंडात्मक मानता है और इसके लिए दंड के प्रावधान किए गए हैं। यानी बेगार यानी किसी भी व्यक्ति को बिना उसके मजदूरी के उससे कार्य करवाना। और इस बात का प्रतिपादन आपका हीरा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान वाले मामले में किया गया है। यानी एक केस प्रमुख है। इस केस में सिर्फ इतनी बात कही गई थी कि किसी भी व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति से बिना मजदूरी के काम लेना उसका बेगार के अंतर्गत है और ये दंडनीय माना गया है। तो सबसे पहला प्रावधान ये है बेगार प्रतिषेध प्रावधान, ठीक है। इसको प्रतिषेध करता है संविधान के अंतर्गत। अगला देख लेते हैं। अगला है कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध, ये आपका अनुच्छेद 34 के अंतर्गत है। यानी इसमें क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं अगर वो किसी नियोजनों में या किसी विशेष कारोबार फैक्ट्री वगैरह में लगे हुए हैं तो उस पर प्रतिषेध करता है। ये अनुच्छेद आपका 24। साथ ही और एक प्रकरण भी था इसमें, एक केस भी है। केस क्या है आपका, बंदुआ बंदुआ मुक्ति मोर्चा, बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस है, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है। इस केस में ये कहा गया था कि एक बालक जो है किसी व्यवसाय में लगा हुआ था, उससे क्या है उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ये एक तरह से बाल श्रम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अनुच्छेद इसको 24 के अंतर्गत इसको प्रतिषेध किया गया इस प्रकार के कार्यों को बालकों से संबंधित, ठीक है, जो 14 वर्ष से जिनकी कम आयु है। अगला देख लेते हैं सामाजिक न्याय अनुच्छेद 38 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य रूप से हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है। यानी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार के प्रावधान या इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा जो असमानता को परिलक्षित करे। यानी पहली बात तो आय में असमानता नहीं हो लोगों की में, इस प्रकार के प्रावधान हो कि लोगों की आय असमानता कम करने के प्रयास किए जा सकते हैं। आय तो समान नहीं की जा सकती लेकिन राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं जिससे सभी की आय समान हो सके, तो इस प्रकार के प्रावधान किए जा सकते हैं। साथ में ही इसके सामाजिक न्याय में लोगों की प्रतिष्ठा भी जुड़ी रहती है, तो प्रतिष्ठा संबंधी, उसकी गरिमा संबंधी
उसको समान अवसर भी प्रदान करना राज्य का कर्तव्य रहता है। और इसमें एक सिद्धांत है, समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत प्रतिपादित होता है। अगर एक चीज और इसमें कि ये जो सामाजिक न्याय है, अगर किसी को समानता प्राप्त है तो समानता ही सामाजिक न्याय को, या फिर सामाजिक न्याय समानता को ही जन्म देता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ सामाजिक न्याय किया जा रहा है तो वो सामाजिक न्याय समानता को जन्म देता है। तो इस प्रकार के प्रावधानों की अपेक्षा राज्य से की जाती है, जिसको अनुच्छेद 38 में वर्णित किया गया है। हाँ, नेक्स्ट है आपका कतिपय कल्याणकारी उपबंध। ठीक है, यानी कुछ ऐसे विविध कल्याणकारी उपबंध हैं जो संविधान में इनका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। यानी अनुच्छेद 39 में कुछ मुख्य उपबंध बताए गए, वो क्या है? एक तो पहली बात ये है कि स्त्री और और पुरुष दोनों को ही समान आय प्राप्ति के लिए जिन भी साधनों की आवश्यकता है, तो सभी के पास, दोनों के पास समानता के समान रूप से साधनों की पास पहुंच होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि दोनों को समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही दूसरी बात ये होगी कि दोनों को समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। तीसरी बात इसमें यह है कि संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे सामूहिक हित अत्यधिक हो। सामूहिक, ठीक है। चौथा पॉइंट यह है कि जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उन क्रियाकलापों का संकेंद्रण इस तरह से ना हो कि जो कामगार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनका अहित हो जाए। ठीक है, और साथ में ही इस प्रकार की व्यवस्था की बात कही गई है इस प्रावधान के अंतर्गत कि सभी जो भी वर्कर हैं उनके स्वास्थ्य शक्ति के संदर्भ में या उनकी गरिमा के लिए उचित कदम उठाने चाहिए राज्य द्वारा। और बालकों का इसमें दुरुपयोग के लिए इस पर रोक लगाई कि बालकों ऐसे कार्य नहीं किए जाएंगे जिससे उनका दुरुपयोग हो। ओवरऑल देखा जाए तो अनुच्छेद 39 ये प्रावधान करता है कि किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को असमानता के साथ व्यवहारित नहीं किया जाएगा और उसे जो भी एक तरह से उसके सामाजिक सम्मानपूर्ण गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक तथ्य है उनको उन दशाओं को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 39 प्रावधान करता है। अगला है आपका पांचवा पॉइंट है काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में ये प्रावधान किए गए हैं कि सभी को काम, शिक्षा और लोक सहायता के संदर्भ में अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि सभी को काम मिलना चाहिए, सभी शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। और इसमें साथ ही जितने भी ऐसे लोग हैं एक तरह से बेगार करने वाले लोग हैं जिनसे बेगारी की जाती है उसका प्रतिशत, साथ ही किसी की बुढ़ापे या बीमारी आदि को बेगार करने वाला लोग व्यक्ति हो या कोई बुजुर्ग हो और या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि बीमार व्यक्ति हो, इन सभी को लोक सहायता प्रदान की जा सकती है राज्य द्वारा। इस चीज के प्रावधान इसमें किए गए हैं। अगला पॉइंट है आपका 6 है काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशा, अनुच्छेद 42। यानी अनुच्छेद 42 ये प्रावधान करता है कि एक चीज और इसमें एक केस भी है आपका, इसमें आपका काम एवं शिक्षा लोक सहायता के संदर्भ में, काम के संदर्भ में इसमें केस है आपका केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज जगजीत सिंह। इसमें यह कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वो नियत हो या अनियमित हो, लेकिन उसे नियमित जिस तरह का कोई कर्मचारी होता है उस तरह के नियमित कर्मचारी के जैसे ही उसे न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है। तो न्यूनतम राशि के संदर्भ में इसमें प्रतिपादन किया गया था प्रतिपादन कि उसे न्यूनतम राशि पाने का हक है। ठीक है, अगला है काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशा। यानी इसमें यही प्रावधान किए गए थे कि जो भी वर्कर किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं तो उन्हें इस प्रकार की दशा प्रदान की जानी चाहिए जो मानवोचित हो, यानी जिसमें मानव अपना एक तरह से आसानी से काम कर सके, जिसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, उसके मानसिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। और महिलाओं के संदर्भ में इसमें यह कहा गया है कि महिलाओं को जो भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो सभी सुविधाएं होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रसूति सुविधाएं भी उनको प्राप्त होनी चाहिए गर्भधारण के समय। ठीक है, ये चीज है। अगला है अपना 7वां कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। यानी निर्वाह मजदूर के संदर्भ में किसी भी क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, चाहे वो कृषि क्षेत्र का, 1 मिनट, इसके अंतर्गत ये बताया गया है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, किसी रीति से कृषि का हो चाहे उद्योग क्या हो,
उद्योग में हो, सभी वर्कर्स जो है, कर्मकार जो हैं, उनको निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन यापन के लिए या स्तर के लिए इस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए और उन्हें उचित अवकाश के भी प्रावधान होने चाहिए, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करें। तो ये कुछ संविधान में मुख्य प्रावधान थे। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संविधान द्वारा श्रम कल्याण के संदर्भ में या कामगारों के लिए, उनके लिए शारीरिक, मानसिक और एक तरह से भावनात्मक रूप से प्रेरित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उचित प्रावधान किए गए हैं। तो ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगे तो इसको शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक यू।